गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं शैली पाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोज्योग्राफी बाय शैली मैम। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा चैप्टर कौन सा है। चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण। और वर्गीकरण को पढ़ते समय हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अभी तक के बैक एग्ज़ाम जो हुए हुए हैं टीजीटी और पीजीटी के, उनमें इसका वेटेज कितना रहा। ठीक है, तो वेटेज जानने के लिए हमारे पास वो लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट ये है, चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। 1999 से लेकर 2021 तक जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ है वो ये है। टीजीटी में ये इधर ईयर दिए हुए, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए। 1999 में एक क्वेश्चन आया, 2003 में एक क्वेश्चन आया, 2004 में दो क्वेश्चन आए, 2005 में एक क्वेश्चन आया है, 2009 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2010 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2011 में एक क्वेश्चन आया है, 2016 में भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब टीजीटी का देखिए। 2000 में एग्जाम हुआ, 3 क्वेश्चन आए, 2002 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2003 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2011 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2013 में एक क्वेश्चन आया है, 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में एक क्वेश्चन आया है और 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, इसको स्टार क्यों किया गया है? क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली ही ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर को निगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर वेटेज हम देख रहे हैं तो हमने ये देखा इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहा वो क्या रहा, 5, और मिनिमम तो 1 है ही। और वही चीज पीजीटी में हम देखें तो मैक्सिमम जो है वो आपका क्या आया, 3 क्वेश्चन आया। और एक ये भी चीज नोटिस करिए कि मैक्सिमम टाइम में भी 3 ही आया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को निगलेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है और ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि नहीं, हाँ इसको बिल्कुल डेप्थ में जाके आप पढ़ें। क्यों इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बेस ऑफ द बायोलॉजी है और इसमें देखा जाए ना तो इंफॉर्मेशन के मामले में इसमें अनंत संभावनाएं भी है कि कभी कुछ इंक्लूड हुआ, कभी कुछ इंक्लूड हुआ। तो आपको बहुत ही काम होके आपको ऐसे पॉइंट्स हमेशा सिलेक्ट करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि लास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से हैं। बस मैंने वही कोशिश की है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमें चार्ट से इसका वेटेज पता चल गया है। ये चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा ना सीरियसली लेना है और ना बहुत ज़्यादा हल्के में लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए, चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन। और हाँ, एक चीज़ और है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं हमेशा 2 चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ या किसी को मैं बता रही हूँ या मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। एक तो ये कि उसका वेटेज कितना रहा पहले के एग्जाम्स में, और दूसरा ये कि उसकी डेफिनेशन क्या है। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसकी परिभाषा को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने परिभाषा को समझ लिया है तो आप चैप्टर का 5 to 10% तो ऐसे ही समझ जाते हैं, क्योंकि आपको एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये वर्गीकरण चैप्टर है। जब से वर्गीकरण शुरू हुआ तभी से बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी कि अब आप इसकी चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को ना बहुत ज़्यादा हमें सीरियसली पढ़ना है और ना बहुत ज़्यादा लाइटली पढ़ना है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वर्गीकरण क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को जानने व उनकी विविधता के साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? वर्गीकरण किसे कहते हैं? देखिए, इसमें से अगर आपको कुछ भी इसमें आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि वर्गीकरण किया कैसे जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये जानना भी ज़रूरी है। अब ये अगर वर्गीकरण का पैटर्न आप ये कर रहे हैं तो ये एकदम गलत पैटर्न है, आगे से मत कीजिएगा।
ठीक है। और दूसरी चीज, वर्गीकरण हमेशा इस वे में लिखा जाता है, इसको तिरछा, इस तरह से तिरछा तिरछा लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण तो यही है फिलहाल में। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, वर्गीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आए वो क्या थे, सिर्फ डेफिनेशन के बिहाफ पे बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई और वर्गीकरण की निम्नतम इकाई क्या है। ठीक है। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है जगत, ये कौन सी है, उच्चतम इकाई है। और वर्गीकरण की निम्नतम इकाई क्या है बेटा, जाति। ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नतम इकाई, क्लियर हो गया ये चीज। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, वर्गीकरण तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब जब हम लोग वर्गीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अरस्तु जी की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको फिर तो चैप्टर हमारा अधूरा रह जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अरस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं, अरस्तु ने ही सबसे पहले वर्गीकरण किया। ठीक है, अरस्तु ने ही सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो इनके बारे में यहाँ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। सबसे पहला वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है। और इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। साथ ही साथ जंतु विज्ञान का भी इनको पिता कहा जाता है। ठीक है। अरस्तु, तो चलिए बच्चों, अरस्तु के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उनका जो योगदान है इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरलस लिनियस को। देखिए, कैरलस लिनियस का योगदान भी कोई कम नहीं है इस चैप्टर में, बल्कि इन्होंने समय के साथ बहुत योगदान दिया है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है वर्गीकरण में। ठीक है, बायोलॉजी में। जैसे कि इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, कैरलस लिनियस ने दी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, द्विपद, ये पीजीटी या पीजीटी में आया हुआ है, ये मुझे क्लियर नहीं कि किसमें दिया गया था। तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, कैरलस लिनियस ने दी थी। और इन्होंने कैसे विभाजित किया था, तो ये देखिए, इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, पादप जगत और जंतु जगत में। क्योंकि देखिए, जैसे अरस्तु ने सिर्फ जीव जगत दिया था, अरस्तु ने सिर्फ जीव जगत दिया था, उसमें उन्होंने सबको इंक्लूड किया उनके हिसाब से, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सभी के सभी किसमें, जीव जगत में आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैरलस लिनियस ने दो भागों में विभाजित किया जगत को। किसमें किसमें, पहला था पादप जगत और दूसरा था जीव जगत। पादप जगत में इन्होंने किस तरह से विभाजित किया, उसमें उन्होंने जीवाणुओं को रखा, शैवालों को रखा, कवक रखा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और कॉनिफर्स तथा पुष्पी पादप पौधे, ये सारे किसमें इन्होंने रख दिए, पादप जगत में। इसके बाद जंतु जगत को किस प्रकार से विभाजित किया, तो सभी जंतु तथा जंतु सम जीव जितने भी थे वो सारे के सारे किसमें आ गए, जंतु जगत में आ गए। तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, इसके आगे आप समझिए। और इसके बाद नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति किसने दी, कैरलस लिनियस ने दी। द्विपद नामकरण की पद्धति किसने दी, तो ये भी कैरलस लिनियस ने दी थी। द्विपद नामकरण की पद्धति जो है 1753 ईस्वी में
दी गई थी। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पद्धति मतलब सिस्टमैटिक शब्द, सॉरी, वर्गीकरण पद्धति मतलब सिस्टमैटिक। ठीक है, ये जो सिस्टमैटिक शब्द है, ये जो सिस्टमैटिक शब्द है, ये कैरलस लीनियस के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति है वो किसने दी? कैरलस लीनियस ने दी। ठीक है, और प्राकृतिक पद्धति किसने दी थी? बेंथम एवं हुकर ने दी थी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इनकी पुस्तकों का विवरण कर लेते हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से सिस्टमा नेचुरी जो है ये 1758 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके 10वें संस्करण में जंतु जगत के बारे में बताया गया था। और स्पीसीज प्लांटेरम जो है, स्पीसीज प्लांटेरम में स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के द्विपद नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद थर्ड इनकी जो पुस्तक है वो है फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, तो ये पुस्तकों के नाम आप ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जितना भी मैटर लिखा हुआ है, ये लीनियस के बारे में जितना भी लिखा हुआ है, आप ये समझिए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप इसको पढ़ना ही पढ़ना है और समझना ही समझना है, और ये सारा फैक्ट है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और इतने में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड और भी, और आपको लगता है कि कोई संभावना है, तो आप कमेंट्स के थ्रू इसमें बता सकते हैं, अगर जो चीज़ मेरे से रह गई हो इंक्लूड करने में। ठीक है, पॉइंट है जैसे कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट होगा इकोलॉजी, जीवों तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। एथनोलॉजी, व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमें पढ़ना है और इनको याद भी रखना है। ये एग्जाम में ये भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी पिछले साल के आए हुए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, जब हम उनको रिपीट करेंगे तो इस चैप्टर में जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे बहुत काम आएगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर। और बच्चों, अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। जिन लोगों को अभी तक ये चैनल नहीं मिला है उन तक ये चैनल पहुँचाइए। प्लस स्टडी मटेरियल अगर आपको आपके बेनिफिट में लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए।